बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर जाहिद शहज़ाद है। मैं भावलपुर में यूरोलॉजिस्ट, सेक्सोलॉजिस्ट एंड पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट के तौर पे प्रैक्टिस करता हूँ। मैं गुज़िश्ता 20 साल से मेडिकल के शोबे से वाबस्ता हूँ और मेल इनफर्टिलिटी एक्सपर्ट के तौर पे भी अपने फ़राइज़ सरअंजाम दे रहा हूँ। आज हमने डिस्कस करना है कि बांझपन या इनफर्टिलिटी क्या है। बांझपन के केसेस पूरी दुनिया में बढ़ते जा रहे हैं। एक डाटा के मुताबिक 25% कपल्स इनफर्टिलिटी या बांझपन का शिकार हैं। हमारे रीजन यानी पाकिस्तान, बांग्लादेश और इंडिया के डाटे के मुताबिक हर 10वां शख्स मेल इनफर्टिलिटी में या बांझपन में मुब्तला है। इनफर्टिलिटी क्या है? इसकी डेफिनेशन ये है कि तौलीदी निज़ाम की एक बीमारी है जिसमें आदमी अपनी औलाद पैदा नहीं कर सकता। इनफर्टिलिटी मेल एंड फीमेल दोनों को मुतासिर करती है। इसमें मेल इनफर्टिलिटी है यानी मर्दाना बांझपन और फीमेल इनफर्टिलिटी है जनाना बांझपन। इसमें फ़ीमेल इनफर्टिलिटी को ट्रीट करती हैं गायनेकोलॉजिस्ट और मेल इनफर्टिलिटी को एंड्रोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट या सेक्सोलॉजिस्ट ट्रीट करते हैं। आज हमने डिस्कस करना है कि मेल इनफर्टिलिटी यानी मर्दाना बांझपन क्या है, क्यों होता है, कौन से लोग इसके रिस्क के ऊपर हैं। मेल इनफर्टिलिटी ये मर्दाना तौलीदी सिस्टम में प्रॉब्लम्स की वजह से होता है और ये मर्दाना बांझपन कई चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है। इसमें सबसे अहम चीज़ ये है कि देखना है, दो अवामिल को हमने डिस्कस करना है कि इसमें जो जरसूमें हैं या स्पर्म्स हैं वो हेल्दी एंड सेहतमंद पैदा हो रहे हैं ताकि ये अंडे के साथ सही मिलाप कर सकें। और दूसरा इसमें जो फैक्टर है वो ये देखना है कि इनके इरेक्टाइल डिसफंक्शन का इशू या कोई नफ्स में तनाव का प्रॉब्लम तो नहीं है जिसके ज़रिए इस इजैकुलेट को मुनासिब मिकदार में फ़ीमेल ट्रैक के अंदर डिपॉज़िट किया जा सके। अगर इन दोनों में से कोई एक भी फैक्टर के अंदर प्रॉब्लम है तो मेल इनफर्टिलिटी या मर्दाना बांझपन हो सकता है। इसमें क्या काजेज़ हैं और क्या वजूहात हैं जिसकी वजह से मेल इनफर्टिलिटी हो जाती है। तो इसमें हम 3 कैटेगरीज़ बनाते हैं। इसमें जरसूमों के नकाइस हैं और दूसरा स्ट्रक्चरल यानी साख्त के या ट्रैक का कोई वजह हो सकती है और तीसरे नंबर पे इसके एडिटिव काज हो सकते हैं, एग्रीवेटिंग फैक्टर होते हैं जिसकी वजह से ये इनफर्टिलिटी या बांझपन बढ़ जाता है। इसमें जरसूमों के नकाइस क्या हैं कि जो मर्दाना जरसूमें हैं जिनको स्पर्म्स कहते हैं उनमें क्या नुक्स हो सकते हैं। सेहतमंद जरसूमों का ना बनना अहम तरीन और आम तरीन वजह है कि लोगों में ख़ुसूसन मेल इनफर्टाइल कपल में मेल इनफर्टिलिटी की वजह से जो मेन काज है वो सेहतमंद जरसूमें नहीं बन रहे होते। जरसूमें या स्पर्म बनावट में नामुकम्मल होते हैं, शक्ल के एतबार से एबनॉर्मल हो सकते हैं, वो कम हरकत करने वाले या डेड हो सकते हैं, इमोटाइल हो सकते हैं, या बाज़ औक़ात ये जरसूमें या स्पर्म्स सैंपल में मौजूद ही नहीं होते या ये कम होते हैं। तो सेहतमंद जरसूमों का सैंपल के अंदर सीमन के अंदर मौजूद होना ये बहुत ज़रूरी है। और ये नक्स जो हैं ये नकाइस जरसूमों के किस वजह से होते हैं, इसकी मंदरज झैल वजूहात हैं। नंबर 1, कोई इन्फेक्शन हो जाए उसकी वजह से ये डिफेक्ट्स पैदा हो जाते हैं, या हार्मोन्स के अंदर कोई कमी बेशी हो। इंसान के जिस्म के अंदर सेक्स हार्मोन भी होते हैं और एक मास्टर ग्लैंड्स जिसको पिट्यूटरी ग्लैंड कहा जाता है जो कि दिमाग के अंदर मौजूद होता है और वो तमाम हार्मोन्स के फंक्शन को कंट्रोल करता है। अगर इसकी सेक्रेशंस में, अखराज में कोई प्रॉब्लम हो जाए उसकी वजह से भी प्रॉब्लम हो सकता है कि ये स्पर्म्स डिफेक्टिव बनते हैं। तीसरी वजह इम्यून सिस्टम है कि बाज़ औक़ात एंटीबॉडीज़ बनना शुरू हो जाती हैं स्पर्म के अगेंस्ट और इन जरसूमों के अगेंस्ट बॉडी खुद ही एक यानी एंटीबॉडीज़ बनाना शुरू कर देती है जिसकी वजह से स्पर्म्स डेड हो जाते हैं। और माहौलियाती असरात, बहुत ज़्यादा गर्मी जहाँ पड़ती है उसकी वजह से स्पर्म्स मेल्ट हो सकते हैं, या बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ती है, ये भी एक अहम फैक्टर है डिफेक्टिव स्पर्म्स बनने का। और इसके साथ जो लाइफस्टाइल है, इंसानों का तर्ज़ ज़िंदगी, इसका भी इफ़ेक्ट पड़ता है डिफेक्टिव स्पर्म्स बनने में। जैसे कि ओबेसिटी है, बहुत ज़्यादा वज़न का हो जाना है, शराब नोशी है, सिगरेट नोशी है, स्टीरॉइड्स का इस्तेमाल है। और छठा और अहम काज इसमें जीनियाती प्रॉब्लम्स भी होते हैं। किसी इंसान के अंदर जीन्स में डिफेक्ट पैदा हो जाए तो उसकी वजह से स्पर्म्स के अंदर भी डिफेक्ट पैदा हो सकते हैं। जैसे कि सिस्टिक फाइब्रोसिस है, ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर है जिसकी वजह से नाकिस स्पर्म पैदा होते हैं। तो पहली अहम वजह मेल इनफर्टिलिटी की स्पर्म्स का सेहतमंद ना पैदा होना है।
दूसरे नंबर के ऊपर अहम वजह ये स्ट्रक्चर या साख्त का सिस्टम है कि ये जो ट्रैक है जिसमें से मनी ट्रैवल करती हुई पहुंचती है यूरिथ्रा के अंदर और अखराज होती है, अगर ये ट्रैक किसी वजह से ब्लॉक हो जाए या तंग हो जाए या इसमें कोई डिफेक्ट्स पैदा हो जाए तो उसकी वजह से भी ये इनफर्टिलिटी काज होती है, जिसमें इन्फेक्शन और इन्फ्लेमेशन अहम काज है, जिसकी वजह से ये ट्रैक बंद हो सकता है और उसमें से सीमन के गुजरने में प्रॉब्लम होता है। इसके अलावा अगर कोई प्रीवियस सर्जरी हुई है, ऑपरेशन हुआ है और उस ऑपरेशन के दौरान इस ट्रैक को किसी वजह से लाइगेट कर दिया जाए, जैसे कि हर्निया के ऑपरेशन के दौरान बाज़ औक़ात ये वास डेफरेंस जो होती है इसको या स्पर्मेटिक कार्ड जो है इसको भी साथ टाई कर दिया जाता है, तो ये भी एक काज है जिसकी वजह से इनफर्टिलिटी काज होती है। इसके अलावा टेस्टिस जिस थैली के अंदर मौजूद होते हैं इसको हम स्क्रोटम बोलते हैं। स्क्रोटम के अंदर जो खून की नालियां हैं ये फूल जाती हैं किसी वजह से, लॉन्ग स्टेसिस की वजह से या किसी भी वजह से जब ये फूलना शुरू कर देती हैं जिसको हम वेरिकोसील कहते हैं, तो इसके फूलने की वजह से ये ट्रैक के ऊपर प्रेशर पड़ता है और वहाँ से सीमन का मूव होके यूरिथ्रा तक पहुँचना मुश्किल हो जाता है, ब्लॉक हो जाता है, तो उसकी वजह से भी मेल इनफर्टिलिटी काज हो सकती है। अब तीसरी और अहम जो वजह है वो इसके एग्रीवेटिंग फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से इनफर्टिलिटी या बांझपन मर्दों में ज़्यादा हो रहा है। उसमें नंबर 1 है इरेक्टाइल डिस्फंक्शन। नफ्स में इतना मुनासिब तनाव नहीं होता कि वो फीमेल जेनिटल ट्रैक के अंदर सही तरीके से पेनिट्रेट कर सके और स्पर्म को डिपॉजिट कर सके, वहाँ स्पर्म्स को भेज सके ताकि ये स्पर्म अंडे के साथ मिलाप कर सकें। ये तनाव में कमी का होना ये एक एग्रीवेटिंग फैक्टर है जिसकी वजह से मेल इनफर्टिलिटी हो जाती है। इसी तरीके से एक कंडीशन है जिसको उर्दू में सूरत इंजाल या इंग्लिश में प्रीमेच्योर एजैकुलेशन कहते हैं, जिसमें टाइमिंग कम हो जाती है। बाज़ औक़ात ये इतना ज़्यादा कम टाइमिंग होती है कि ये एजैकुलेशन आउट ऑफ यानी कि फ़ीमेल ट्रैक से भी बाहर एजैकुलेट हो जाता है और सही जगह पे डिपॉजिट नहीं होता और ये स्पर्म्स क्योंकि बाहर रह जाते हैं तो ये अंडे तक नहीं पहुंच सकते, इसकी वजह से भी मेल इनफर्टिलिटी डेवलप हो जाती है। इसके अलावा अगर मर्दों में गुर्दे की बीमारियां हों या जिगर की बीमारियां हों, जैसे क्रोनिक लीवर फेलियर है, वक्त के साथ साथ जिगर किसी भी बीमारी की वजह से कमज़ोर हो जाए, या रीनल फेलियर है जिनमें ये जो गुर्दे होते हैं ये कमज़ोर हो जाते हैं, या इसकी कोई ट्रीटमेंट ले रहा होता है, उसकी वजह से भी इनफर्टिलिटी काज हो जाती है। किसी को दौरे की बीमारी है, मिर्गी की बीमारी है और इन सीजर्स को कंट्रोल करने के लिए कोई ट्रीटमेंट ले रहा है तो उसकी वजह से भी मेल इनफर्टिलिटी हो जाती है। तो ये मेन 3 फैक्टर्स आपको मैंने बताए हैं, एक जरसूमों के यानी स्पर्म्स बनने के नकाइस, और दूसरे नंबर के ऊपर इसके ट्रैक के नकाइस, और तीसरे नंबर पे ये एग्रीवेटिंग फैक्टर्स, ये मेल इनफर्टिलिटी की मेन काज हैं। अब कौन से लोग हैं, कौन से ऐसे मर्द हैं जो कि हाई रिस्क के ऊपर होते हैं मेल इनफर्टिलिटी में? इसमें तमाम लोग अपने आप को असेस करें कि इनमें से किसी कैटेगरी में वो फॉल तो नहीं कर रहे। तो इसमें नंबर 1 ऐसे लोग जिनको कभी माजी में कोई प्रोस्टेट का इन्फेक्शन हुआ हो, प्रोस्टेटाइटिस हुआ हो, तो ऐसे लोग मेल इनफर्टिलिटी के रिस्क के ऊपर हैं। इसके अलावा उनको बार बार अगर यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन या सेक्शुअल ट्रैक इन्फेक्शन अगर रिकरेंट होते रहें, सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ जैसे गनोरिया है, जैसे कि सिफिलिस है या HIV है, तो इस तरह के अगर उनको इन्फेक्शन हुए हैं सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ के ज़रिए, तो ऐसे लोग भी मेल इनफर्टिलिटी के रिस्क के ऊपर हैं। जिनको कभी ज़िंदगी में खस्सियों के ऊपर यानी टेस्टिस के ऊपर चोट लगी है और उन टेस्टिस के ऊपर ब्लड की सर्कुलेशन में कोई प्रॉब्लम हुआ है, तो ऐसे लोग भी मेल इनफर्टिलिटी के रिस्क के ऊपर हैं। इसके साथ साथ ये टेस्टिस इसके साथ अटैच होता है जिस पेडिकल के साथ, अगर वो ट्विस्ट हो जाए और एक सर्जिकल एमरजेंसी बन जाती है जिसको हम टोर्शन ऑफ टेस्टिस कहते हैं, और इस टोर्शन ऑफ टेस्टिस की वजह से पेन शदीद तर हो जाता है टेस्टिस के अंदर और एमरजेंसी में लाना पड़ता है, और एमरजेंसी ऑपरेशन होता है टोर्शन ऑफ टेस्टिस का, जिसमें टेस्टिस यानी कि ये जो खसिए होते हैं ये घूम जाते हैं अपने पेडिकल के राउंड, तो उसको फिर अनट्विस्ट किया जाता है और नॉर्मलाइज़ किया जाता है। अगर 4 घंटे में आ जाए तो ये टेस्टिस बच जाते हैं। अगर इन लोगों की 4 घंटे के अंदर एमरजेंसी में पहुंच के सर्जरी हो भी गई है, लेकिन फिर भी ये इनफर्टिलिटी के रिस्क के ऊपर होते हैं। इसी तरीके से जिनमें जल्दी जवानी आ जाती है, जिन लोगों में अर्ली पबर्टी जिनमें आ जाती है वो, और जिनमें लेट पबर्टी होती है यानी बलूगत लेट होती है, 25-28 साल की उम्र में सेकेंडरी सेक्सुअल करैक्टर आना शुरू होते हैं और लेट जवान होते हैं,
ऐसे लोग भी मेल इनफर्टिलिटी के रिस्क के ऊपर हैं। इसी तरीके से जो बहुत सख्त गर्म माहौल में काम करते हैं, सख्त गर्मी में काम करने वाले लोग, ये भी मेल इनफर्टिलिटी के रिस्क के ऊपर हैं। तनूर के ऊपर रोटियां लगाने वाले या ड्राइवर हज़रात जो इंजन के ऊपर बैठ के काम करते हैं, इसी तरीके से ईंटों के भट्टों के ऊपर काम करने वाले लोग, वो भी हाई रिस्क के ऊपर हैं कि ये मेल इनफर्टिलिटी इनमें ज़्यादा होती है और ये बच्चे पैदा नहीं कर सकते। जिनका माजी में कभी हर्निया का ऑपरेशन हुआ है, ऐसे लोग भी मेल इनफर्टिलिटी के रिस्क के ऊपर हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट जो आज हमने डिस्कस करना है कि अनडिसेंडेड टेस्टिस, यानी जिनमें पैदाइशी तौर पे खसिए अपनी स्क्रोटम के अंदर, अपनी थैली के अंदर पैदाइशी तौर पे मौजूद नहीं होते, ऐसे लोग भी मेल इनफर्टिलिटी की रिस्क के ऊपर होते हैं। ऐसा कपल जो 1 साल के अंदर बच्चे पैदा नहीं कर सका, उसको हम इनफर्टाइल कपल कहते हैं। और वो जब डॉक्टर्स के पास आते हैं तो सबसे पहले मर्द का सीमन का टेस्ट यानी मनी का टेस्ट एडवाइज़ किया जाता है कि सीमन का टेस्ट करवाएं। उसमें 3 कैटेगरीज़ होती हैं जब वो मनी का टेस्ट करवा के आता है। या तो स्पर्म काउंट कम होती है, जिसको हम ओलिगोस्पर्मिया कहते हैं। नॉर्मल काउंट स्पर्म्स की ये है कि 1 ml के अंदर 50 से 150 मिलियंस पर ml तक स्पर्म्स होने चाहिए, 50 से 150 मिलियन तक। अगर इससे वो कम है तो उसको ओलिगोस्पर्मिया है और ऐसे इसकी वजह मेल इनफर्टिलिटी है, स्पर्म काउंट कम है। दूसरी कैटेगरी है कि एस्थीनोज़ोस्पर्मिया होता है कि स्पर्म मौजूद होते हैं, उनकी काउंट भी नॉर्मल होती है, लेकिन वो स्पर्म्स के अंदर जो एक्टिव स्पर्म्स हैं, जो एक्सीलेंट मोटाइल स्पर्म हैं, जो तेज़ी से हरकत करने वाले स्पर्म हैं और एग तक पहुंचते हैं और अंडे के साथ जाके मिलाप करते हैं और ज़ाइगोट बनाते हैं, तो ये एक्टिव स्पर्म या गुड स्पर्म्स जो होते हैं ये उसके अंदर कम होते हैं। तो ये भी एक काज है मेल इनफर्टिलिटी की। और तीसरी और मुश्किल डिफ़िकल्ट टू ट्रीट जो कंडीशन है वो है एज़ोस्पर्मिया। एज़ोस्पर्मिया ये है कि उस सीमन के सैंपल के अंदर जब एनालाइज़ किया जाता है, ना उसमें ज़िंदा स्पर्म होते हैं और ना ही मुर्दा स्पर्म होते हैं, बल्कि ज़ीरो स्पर्म होते हैं। और ये डिफ़िकल्ट टू ट्रीट है। ये लाखों में कोई एक ऐसा पेशेंट होता है जिसमें एज़ोस्पर्मिया होता है। एज़ोस्पर्मिया की बहुत सारी काज़ेज़ में से एक अहम तरीन काज़ ऐसी है जिसमें उसकी बचपन की वजह से, उसके बचपन में उसके वालिदैन की कम इल्मी या गफलत की वजह से उनको ये प्रॉब्लम डेवलप होता है। मेरे पास बहुत सारे केसेस ऐसे आए हैं जो शादी के बाद मतलब उनमें ये पता चला कि उनके अंदर ये प्रॉब्लम है और उसकी वजह से उनकी अपनी ज़िंदगी तो ख़राब होती है, लेकिन उस फीमेल की जिसके साथ उन्होंने शादी की होती है उनकी ज़िंदगी भी इसमें बड़ी प्रॉब्लम का शिकार हो जाती है और वो मेंटल ट्रामा होता है काफ़ी ज़्यादा। उसमें एक कंडीशन है कि अनडिसेंडेड टेस्टिस बाइलेटरल, दोनों टेस्टिस यानी दोनों खसिए अपनी स्क्रोटम में मौजूद नहीं होते और ये पैदाइशी तौर पे उनको मसला था। उनके पेरेंट्स ने उनको इस चीज़ का चेक नहीं किया और ना ही डॉक्टर को दिखाया। अगर किसी के घर में कोई बेटा पैदा होता है, बेहतर है कि उनको किसी चाइल्ड स्पेशलिस्ट को दिखाया जाए। वो उसका सारा एग्ज़ामिन करेगा, उसका फ़िज़िकली चेकअप करेगा, सारे जिस्म का मुआयना करेगा और उसके साथ साथ उसका सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी उसका ज़हनी भी मुआयना कर सकता है, इस तरीके से कि बच्चों में कुछ रिफ्लेक्सेस होते हैं जिसको वो चेक करते हैं बच्चों के स्पेशलिस्ट, जिससे पता चलता है कि इस बच्चे का ज़हनी तौर पे भी सारे रिफ्लेक्सेस नॉर्मल हैं। और तीसरे नंबर पे वो उसके सेक्सुअल ऑर्गन्स का यानी जिनसी अज़ा का भी मुआयना करता है, जिसमें उसका नफ्स को देखता है, फिर उसके स्क्रोटम के अंदर यानी खसियों की थैली के अंदर फ़ील करता है कि इसके अंदर टेस्टिस और खसिए नॉर्मल हैं और मौजूद हैं। अगर वो अर्ली इसको पिक कर लेता है कि इसके अंदर टेस्टिस मौजूद नहीं हैं, अनडिसेंडेड टेस्टिस वाली कंडीशन है, तो वो वालिदैन को इन्फॉर्म करता है और उसके बाद वो यूरोलॉजिस्ट के पास भेजता है या पीडियाट्रिक सर्जन्स के पास भेजता है कि इसके अंदर अनडिसेंडेड टेस्टिस वाली यानी कि बच्चों के खसियों में बच्चों की खसियों की थैली के अंदर जो खसिए हैं, जो टेस्टिस हैं, वो मौजूद नहीं हैं। तो उसके लिए ऑपरेशन के लिए वो इसको प्लान करेंगे। अगर 2 से 3 साल की उम्र में ऐसा बच्चा पहुंच जाता है यूरोलॉजिस्ट के पास, तो सर्जरी करके उन टेस्टिस को स्क्रोटम में ले आया जाता है। इसको आर्किडोपेक्सी कहते हैं। और विद द पैसेज ऑफ टाइम और बलूगत से पहले ये टेस्टिस सही ग्रो कर जाते हैं और ऐसे बच्चे इनफर्टिलिटी की कंडीशन से बच सकते हैं। लेकिन वालिदैन इस पर तवज्जो नहीं देते, वो अपने बच्चों के सेक्सुअल ऑर्गन्स का सही मुआयना नहीं कर सकते और किसी डॉक्टर्स को भी चेक नहीं कराते, जिसकी वजह से ये कंडीशन उनमें चलती रहती है। वो बड़े हो जाते हैं और 15 से 20 साल के बाद या 12 साल के बाद अगर ऐसे पेशेंट्स को लाया भी जाए तो चांसेस कम होते हैं। उनमें हम ऑपरेट करके तो टेस्टिस को स्क्रोटम में नहीं ला सकते।
तो ऐसे बच्चों के अंदर एक तो हार्मोनल प्रॉब्लम्स होते हैं, उसकी वजह से उनके अंदर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर डेवलप नहीं होते, उनके जिस्म के ऊपर ना मूंछें होती हैं ना दाढ़ी होती है, या कम मूंछें और दाढ़ी आती है, जिस्म के बाल भी कम होते हैं और सेक्स ऑर्गन्स भी डेवलप नहीं होते। और दूसरा, उनके अंदर एज़ोस्पर्मिया होता है, ये बच्चे पैदा नहीं कर सकते, उसकी वजह से उनकी अपनी लाइफ भी परेशान कुन हो जाती है। और अगर वो शादी करके आते हैं तो उसके बाद उनका लाइफ पार्टनर भी इस बारे में काफ़ी मेंटल ट्रॉमा में मुब्तला हो सकता है। इसी तरीके से एक और कंडीशन है जिसमें एट्रोफिक टेस्टिस, हमारे पास पेशेंट आते हैं, एट्रोफिक टेस्टिस होते हैं। उनको हम जब मुआयना करते हैं तो उनके टेस्टिस तो स्क्रोटम में मौजूद होते हैं, लेकिन वो छोटे होते हैं, वो काम करने वाले नहीं होते, उनका फंक्शन लॉस हो चुका होता है। और ये बाज़ औक़ात बचपन में वायरल इन्फेक्शन होता है जिसको हम मम्प्स या कनपेड़े कहते हैं। और वालिदैन अगर ये वैक्सीन ना करवाएं, जिसको हम MMR कहते हैं, जो 9 मंथ्स में और 15 मंथ्स में, यानी 9वें और 15वें महीने में लगाई जाती है, अगर वो गफलत की वजह से ये वैक्सीन ना करा सकें और बच्चे को वायरल इन्फेक्शन हो जाए, और उस वायरल इन्फेक्शन, उस मम्प्स की जो कॉम्प्लिकेशन है वो यही है कि उसकी वजह से ऑर्काइटिस हो जाता है, उसमें टेस्टिस की सोजिश हो जाती है, और सोजिश की वजह से ऐसे बच्चे पैदा नहीं कर सकते सीमन को, और उनके टेस्टिस ग्रो भी नहीं करते, और वो एट्रोफिक टेस्टिस रह जाते हैं। और एट्रोफिक टेस्टिस जो है वो सीमन प्रोड्यूस नहीं करता और एज़ोस्पर्मिया की कंडीशन हो जाती है। तो दो ऐसी वजूहात, जिसमें एक अनडिसेंडेड टेस्टिस है, जिसमें पेरेंट्स अपने बच्चे के टेस्टिस को पैल्पेट नहीं करते और डॉक्टर्स को नहीं चेक करवाते, और दूसरी वैक्सीन ना करवाना टाइम पे, और ये वालिदैन की इसी गफलत की वजह से बच्चों की ज़िंदगी तबाह हो सकती है और वो मुस्तक़बिल में एज़ोस्पर्मिया का और इनफर्टिलिटी का शिकार हो सकते हैं। बहुत सारे ऐसे केसेस हैं हमारे इलाके में, क्योंकि इलिटरेसी है, एजुकेशन नहीं है, तो इसकी उनको अवेयरनेस नहीं होती। तो मेरा पैगाम है ऐसे वालिदैन को जिनके घरों में बेटे पैदा होते हैं, तो उनको चाहिए कि वो फिजिशियंस को चेक करवाएं, चाइल्ड स्पेशलिस्ट को दिखाएं, ताकि वो इनके तमाम सिस्टम को, स्पेशली जेनिटल सिस्टम को अच्छे तरीके से चेक करें और अर्ली पिक कर सकें अगर इनमें कोई प्रॉब्लम है, ताकि उसको टाइम पे ट्रीट किया जा सके। और दूसरा, पेरेंट्स से दरख्वास्त है कि वो वैक्सीन मुकम्मल करवाएं, और उस वैक्सीन के कराने से वो इस मीज़ल्स, मम्प्स और रुबेला और ये इस मम्प्स से बच सकते हैं, इस वायरल इन्फेक्शन से बच सकते हैं। और इस वायरल इन्फेक्शन की वजह से जो इन्फ्लेमेशन हो सकती है टेस्टिस की, जिसकी वजह से टेस्टिस एट्रोफिक रह सकते हैं, और मुस्तकबिल में एज़ोस्पर्मिया, जो कि सबसे मुश्किल तरीके से ट्रीट किया जा सकता है, तो इस कंडीशन से बचा जा सकता है, इनफर्टिलिटी से बचा जा सकता है, और कपल्स के इस मेंटल ट्रामा को दूर किया जा सकता है। अस्सलाम वालेकुम।